हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं हिंदी के पेडागोजी क्वेश्चन। जो आपके पेडागोजी क्वेश्चन है हिंदी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके पेपर फर्स्ट के लिए भी है, पेपर सेकंड के लिए भी है। तो आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। जैसे कि आपको पता है कि आपका कितने नंबर का आपका पेपर आता है हिंदी का, 30 नंबर का आता है। 30 नंबर में आपके 15 नंबर का आपका पेडागोजी क्वेश्चन होता है, जो अभी मैं करवा रही हूँ आपको। 15 नंबर में आपका आ जाएगा पैसेज, ठीक है। 15 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, 15 नंबर में आपका पैसेज आता है। और पैसेज भी आपके दो पैसेज आते हैं, उसमें दो पैसेज आता है। एक पैसेज में आपके ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, एक पैसेज में आपके ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रामर के ज़्यादा से ज़्यादा के 5 क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनेंगे तो 5 से 6 बनेंगे। 6 भी नहीं बनेंगे, 4-5 बनेंगे, ऐसे बनते हैं। तो जो आपका ग्रामर का जो टॉपिक होता है वो आपका बिल्कुल बेसिक सा रहता है, बिल्कुल बेसिक सा रहता है। वो भी जो ग्रामर होता है, आपको ग्रामर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ग्रामर आपको जो पूछा जाता है उसी टॉपिक से पूछा जाता है, उसी पैसेज से ही आपका क्या है, ग्रामर पूछा जाता है। अगर आपका कोई अलंकार का क्वेश्चन पूछा है, अगर कोई प्रत्यय का क्वेश्चन पूछे है, कोई उपसर्ग का क्वेश्चन पूछे, तो उसी का ही क्या है, आपका पैसेज में दिया रहता है, तब उसी का पूछा जाता है। अगर विलोम शब्द पूछ लिया जाता है तो सब कुछ उसी पैसेज में होता है, तब उसी का पूछा जाता है। आपको ग्रामर जो पढ़नी है वो बिल्कुल बेसिक वाली पढ़नी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, अलंकार, समास, ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। बस बिल्कुल डीपली में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ग्रामर। ज़्यादा फोकस आपको पेडागोजी क्वेश्चन पे करो, और जो आपके वैसे क्वेश्चन होते हैं उन पर फोकस करो, ठीक है। और पैसेज, और रही बात पैसेज की जो सोल्व करने की होती है, तो पैसेज को आपको कैसे सोल्व करना है, इसकी कोई देखो ट्रिक मत आजमाना कि हाँ आप सोचने लगो कि हाँ इसे हम ट्रिक आजमा रहे हैं। तो आपको क्या करना है पैसेज सोल्व करने के लिए, एक अगर आप पैसेज सोल्व करते हो, कम से कम 15-20 मिनट अगर आपको लगते हैं, तो डेली एक पैसेज। अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीना आपके पास है, अगर एक पैसेज आप डेली सोल्व कर रहे हो, तो 1 महीने में कितने पैसेज हो जाएंगे, आपके 30 पैसेज हो जाएंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पैसेज को सोल्व, देखो इसमें पैसेज सोल्व करने में क्या होता है, आपको ट्रिक आजमाने की जरूरत नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए कि पैसेज को सोल्व कैसे किया जा रहा है, इसके आंसर हम कैसे निकाल लेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे। बस तरीका होना चाहिए सोल्व करने का, कोई ट्रिक नहीं होता इसमें, बस तरीका होता है कि हम इतने टाइम में पढ़ रहे हैं, हम इसको सोल्व कैसे कर रहे हैं, हमें सोल्व करना आ रहा है नहीं आ रहा है। ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली एक पैसेज सोल्व कर रहे हो, अगर आप अपना टाइम 15 से 20 मिनट डेली दे रहे हो पैसेज को सोल्व करने में, तो आपके 15 में से 14 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आपको ऐसे सोल्व करना है, डेली सोल्व करना है। डेली आपको 15 से 20 मिनट आपको पैसेज में देने हैं, और ये 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी करने हैं। एक बार मैं आपको पैसेज सोल्व करके बता दूंगी कैसे सोल्व करना है। अगर आप डेली रूटीन बना लेते हो पैसेज सोल्व करने का, तो आपको 15 नंबर, आपको समझ लीजिए फ्री के 15 नंबर है आपके पैसेज वाले, क्या है 15 फ्री के नंबर है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है। क्या है, बच्चों में आपको क्या करना है, भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करनी है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो। याद करना आपका क्या है, पेडागोजी में सबसे मेन बात क्या होती है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पता होने चाहिए, जो मैं आपको बाद में करवा दूंगी। तो देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से क्या है, हमारे पेपर आसान, हमें आसान लगने लगता है, हमें इजी लगने लगता है कि हाँ हम क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। उन्हें मुहावरे याद हो, आपको भी पता है याद करना हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। जिनका जो सेकंड बार आपका पेपर दे रहे हैं सीटेट का, उनको पता होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है। जो फर्स्ट बार आपका सीटेट का एग्जाम देंगे, उनको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवा दूंगी। वे किसी वक्ता के साथ रहते हों, जरूरी नहीं है वो किसी वक्ता के साथ रहते हों तभी क्या है उनको दक्षता मिलेगी, विकसित होगी, नहीं। उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। अगर बच्चों के अंदर भाषा की दक्षता को विकसित करना है, उनकी भाषा को विकसित करना है, तो उनको क्या दो, पूरी आज़ादी दो बोलने की, कुछ भी बोले। उन्हें बच्चों से ये मत कहो कि उनको सीमित मत रखो कि आपको ये नहीं बोलना, आपको ये नहीं बोलना, आपको इतने लिमिट में बोलना है, ये चीज़ बोलनी, ये चीज़ नहीं बोलनी, नहीं कुछ भी बोलो। चाहे खराब बोल ले, चाहे सही बोल ले, चाहे गलत बोल ले, कुछ भी बोल ले, बस उन्हें बोलने की और सुनने की पूरी आज़ादी दो, तो उनकी भाषा ज़्यादा विकसित होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ आपका क्या है, कंठस्थ मतलब याद करना। याद करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। याद करना आपका पहले हुआ करता था कि हाँ हम याद करवाते थे, नियम हो गए हमारे, कोई चैप्टर हमें टीचर ने दे दिया, याद करवाते थे। याद करना अब नहीं, अब क्या है चीज़ों को समझना है, बच्चों को हमें कुछ याद नहीं करवाना, तो कंठस्थ करना आपका नेगेटिव है।
बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं नहीं। तो बी और सी में से आपको कौन सा हो जाएगा, मुझे इसका उत्तर दीजिए। तो इसका आपका हो जाएगा बी। पहले बच्चों को क्या सिखाया जाएगी, उदाहरण। पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल कि ऐसा होता है ऐसा होता है, एग्जाम्पल के बाद फिर आप नियम सिखाओ, तब जाके बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। और इसमें रही सी वाली बात, बच्चे नियमों से, जब बच्चों को पहले नियम और उदाहरण सिखाए जाते हैं, आपके मैथ में होते हैं, किस में होता है, आपका मैथ में होता है। मैथ में क्या होता है, मैथ में पहला नियम सिखाया जाता है, फिर उदाहरण सिखाए जाते हैं। तो सबसे बेटर आपका क्या रहने वाला है, बी, क्योंकि बच्चों को अगर उदाहरण पहले सिखाओगे, नियम बाद में सिखाओगे, तब बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव। लिखना इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है, क्या है, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो। क्या है, ये आपका राइट होगा आंसर, कि उसे क्या है, लिखना जो है रुचिकर नहीं लगता है। नहीं, आपका नहीं होगा। उसके विचारों लिखने की गति में क्या है, समन्वय हो, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, दोनों तो आपके नहीं होंगे। क्या होना चाहिए, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। बट उसको जो जो मोना है आपकी, वो लिखते समय क्या है, अक्षरों को छोड़ दे रही है। पढ़ती मतलब किसी को कुछ पढ़ रही है, किसी को कुछ पढ़ रही है, तो उसको क्या है, उसे विचारों में क्या है, उसको विचारों को समझ नहीं पा रही है, कि उसको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये कौन से विचार है, स्पष्टता नहीं हो रही है, तभी तो नहीं सही से पढ़ पा रही है। तो सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको क्या करना है, कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करना है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कौन सी लगती है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है, ये आपका हो जाएगा। नहीं, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, नहीं। सभी बच्चे के सभी भाषिक कार्यों को समान रूप से संपादित करना है, नहीं। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना है। डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर आपको समावेशी माहौल का निर्माण करना है कक्षा में, तो आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार के जो दृश्य श्रव्य सामग्री होते हैं, जिनको देखना होता है, संसाधन जो होते हैं, उनको क्या है, आवश्यकता के अनुसार, जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी उसका प्रयोग करोगे, तो क्या होगा, आपका समावेशी माहौल रहेगा आपके क्लासरूम में। तो डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनौपचारिक कथन, औपचारिक, प्रासंगिक या तर्कसंगत। आपका इसमें से कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अनौपचारिक कथन। उसको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक कथन कहते हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है सतीश। क्या है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह नियम लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। आपने भी देखा होगा, जो आपके 7th 8th में जब मैथ आप करते हो क्लास में, तो देखा होगा, तो वहाँ पर एक आपके पास गाइड रहती है। तो गाइड, ये तो टीचर गाइड, बहुत से टीचर होते हैं जो आपको आंसर जो मैथ का होता है उसमें क्या करवाते हैं, मैथ ज़्यादातर तो मैंने मैथ में ही देखा है, उसको उनके पास क्या होती है, गाइड होती है, तो गाइड में से करवाते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सतीश क्या है, 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वो जब निबंध लिखता है, जब वो निबंध लिख रहा है, किसी भी चीज़ के ऊपर निबंध लिख रहा है, आपका होली हो गया, दिवाली हो, किसी भी चीज़ का लिख रहा है, तो उसके खुद नहीं लिख रहा है, वो किसका प्रयोग कर रहा है, कुंजी का प्रयोग कर, मतलब गाइड का प्रयोग कर रहा है। मतलब जो चीज़ें उसके सामने लिखी हुई है उसको ही क्या है, वो रट रहा है उसी भाषा का। तो इसका कमजोर कारण क्या हो सकता है आपका, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है आपका, या फिर आपका हो जाएगा, ये तीनों होगा नहीं, यह होगा उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो उसकी मौखिक भाषा, सतीश की मौखिक भाषा क्या है, बेहद कमजोर है। तो डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना है। क्या ये आपका राइट आंसर है, नहीं। बच्चों के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, अभी फिर कंठस्थ मैंने बताया था नेगेटिव टैग वर्ड, इसको देखते ही आपको काट देना है। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना है। पाठों के अंत में अभ्यास नहीं, आपका नेगेटिव गलत हो जाएगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना है। देखो, आपको भी पता है कि जब बच्चों को समझ में आएगा कोई चीज़, तभी तो क्या है, वो अपने चीज़ को पढ़ पाएंगे, समझ लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, बच्चों में समझ के साथ
पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना है। हमें तो उनके पढ़ने और लिखने का विकास तो करना ही है, साथ साथ उनके ये विकास करना है कि बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो इन चीज़ का विकास करना है। ना कि हम उनको बार बार अभ्यास करवाएंगे, रटवाएंगे, कोई चीज़ दोहराने के लिए कहेंगे तो याद नहीं होगा। उनको उनकी समझ का विकास करना है और पढ़ने और लिखने की क्षमता का भी विकास करना है। तो डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या होता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, एक इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। आपका क्या बड़ा कारण हो सकता है? आपका इसमें से राइट आंसर बताइए। तो देखिए, भाषाई प्रयोग के अवसर ये आपका बाधक तत्व नहीं है, इकाई परीक्षण आपका नहीं है, पाठ्य पुस्तक तो आपका रहने वाला। अगर आप भाषा सीख रहे हैं तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है तो मेन होती है। भाषा में आकलन, भाषा में अगर आकलन होगा तो ये सबसे बड़ा बाधक हो सकता है भाषा सीखने में। तो सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। बताइए, भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं? व्याकरण का ज्ञान, ये तो आवश्यक है। क्वेश्चन क्या पूछा आपका? नेगेटिव पूछा है। क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसके अंदर? शिक्षक के अंदर। तो व्याकरण का ज्ञान तो होना चाहिए। सुंदर लेख भी शिक्षक के अंदर होना चाहिए। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ये भी होना चाहिए। रसायनों का ज्ञान, आए भाषा से क्या मैटर है? रसायन का। अगर कोई भाषा का शिक्षक है, ठीक है, क्या है? भाषा का शिक्षक है, तो आपका व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो भाषा होती है उसमें आपका व्याकरण आता है। सुंदर लेख मतलब उनको लिखना आना चाहिए। विषय और मूल्यांकन विधियों का, जो उनके सब्जेक्ट है उसका क्या होना, उनको नॉलेज होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तीनों तो आपके क्या है? पॉजिटिव है, तीनों होने चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं होना चाहिए। तो रसायनों का ज्ञान ना हो इससे कोई मैटर नहीं रहता आपका भाषा शिक्षक में, ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में कठिन्य निवारण किया जा सकता है। क्या है? कठिन्य निवारण किया जा सकता है। आपका हो जाएगा चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका होगा इसमें कारण क्या हो सकता है? चित्र दिखाकर भी हो जाता है, हो जाएगा, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी हो जाएगा, मॉडल दिखाकर भी, मतलब सारे हो जाएंगे। तो डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। क्या है? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, जिसे छात्र सरलता से समझ सके। क्या है? ये उपयोगी होगा या तो आपको उपयोगी होगा। क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं होगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, ये तो आपका होगा। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये देखो, ये आपका होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन जो आपका सी वाला है, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ये आपका उपयोगी नहीं होगा, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। तो सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। अगर बच्चों को आप भाषा सिखा रहे हो तो इसमें से आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? आप क्या पहले चीज़ सिखाओगे? तो देखो, मैं आपको बताऊं, भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? सबसे पहले आपको सिखाना चाहिए श्रवण करना, ठीक है। बच्चों को क्या सिखाओगे? श्रवण, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है। श्रवण करना मतलब सुने, फिर बोले, फिर पढ़े, फिर लिखे। अगर आपको भाषा सीखनी है तो पहले क्या देखो, अगर आप अपनी जगह इस पर रख के देखो कि आपको क्या है, कोई भाषा सीखनी है। मान के चलो आपको इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए पहले आप अपने कान बंद कर लोगे, कुछ नहीं, बस लिखने लगोगे, आपको याद हो जाएगा? नहीं आएगा। पहले आपको क्या है? श्रवण करना है, ठीक है, सुनना है। आपने वो चीज़ को सुना, फिर आपने अपने कान से सुना, फिर अपने मुंह से बोला, फिर आप बोलोगे, वही बोलने के बाद फिर आप वही पढ़ोगे बाद फिर जब आपने सुन लिया, आपने बोल लिया, आपने पढ़ लिया, फिर क्या है? आप उसको लिखना। जब आप लिखोगे तब ऐसे क्या है? आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या है? 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप सबसे कम किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसमें से है आपका किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, या आपका इसमें क्या पूछे? सबसे कम। ये तो आपका कम नहीं है, ज़्यादा ही है। साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, यही आपका कम लग रहा है, लेकिन और भी पॉइंट देख लो। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो देखो, इसमें क्या है? आपका ये भी ज़्यादा लग रहा है, ये भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सबसे कम उपयुक्त कारण आपको मुझे बी लग रहा है, ठीक है। क्या है?
साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना ये आपका 8वीं कक्षा के बच्चों की भाषा आकलन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपका कम होगा, तो यही हो जाएगा आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। रूपा जो है बड़े समूह के समय क्या है, बड़े समूह के सामने क्या है, सामने अपनी बात कहते हुए समय क्या है, अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ठीक है, आपका कोई स्टूडेंट है, वो क्या है, जब वो बड़े समूह के सामने क्या है, अपनी बात रखना चाहता है कि उसको कुछ कहना है, पर वो अटक रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो आप एक शिक्षक है, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे उसके साथ? प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने से भरपूर अवसर देंगे। क्या है, शुरुआत में आप क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे अवसर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे समूह में बात करने का भरपूर अवसर देंगे, या उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, बार बार क्यों समझाओगे, इससे नहीं वो सीख पाएंगे। ठीक है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करें कि आप बिल्कुल जोर लगा के उसमें जितना आपके अंदर बल रहेगा उतना बलपूर्वक उसमें आप आत्मविश्वास उत्पन्न करोगे, क्या हो जाएगा, नहीं होगा। उससे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहोगे, आप कोई बड़ा समूह आगे बार बार उससे बड़े समूह के लिए बोलने के लिए कहोगे, आपका अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, तीनों आपके क्या है, गलत हो जाएंगे। क्या करना है आपको शिक्षक के रूप में, प्रारंभ में शुरुआत में छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए भरपूर अवसर। बड़े समूह, पहले आपको बच्चों को अगर भाषा सिखानी है तो आपको तुरंत किसी के सामने बोलना है, तुरंत बड़े समूह के सामने उसको प्रकट नहीं करना है, मतलब उसको सामने नहीं ले जाना है। शुरुआत में आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे समूह होते हैं, मतलब 2 लोग का, 4 लोगों का, उसमें आप उनको क्या है, पूरा भरपूर अवसर दोगे कि हाँ यहाँ पर आपको बोलना है, एक बार मिस्टेक हो, 2 बार, 3 बार, कोई बात नहीं, छोटे छोटे ऐसे ही करेंगे, तब जाके आपका वो बच्चा बड़े समूह में अपनी बात कह सकेगा। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बताइए किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती? तो शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती, तो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की जा सकती है, बच्चों के सामाजिक श्रेणी की भी की जा सकती है, बच्चों के पाठ्य पुस्तक ज्ञान की भी की जाती है, लेकिन बी आपका जो है इसकी नहीं की जा सकती, बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि का। तो बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 15 के 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 15 के 15 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपको क्या है कर लेना है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।